हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नेहा, कैसे हो आप? आई एम गुड। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो मैंने सोचा कि अभी हम यही चैप्टर कंटिन्यू करके खत्म करके फिर आगे चलेंगे। सर्कुलर मोशन। सही नहीं है आइडिया? हाँ सर। तो आपको ये रिवाइज करने का मौका मिला अभी तक? तो मेरे पास ये था ही नहीं। मैंने आपको नोट्स भेजे ही नहीं। ओके, याद ही नहीं रहा। पहले ही भेज देना चाहिए था। तो ये जो आपके नाम की नोटबुक है आपको मिल रही है वन नोट पे देखने के लिए, मतलब इसमें जितने भी सेक्शंस और नोट पेजेस होंगे यानी चैप्टर्स वो सारे कवर है। येलो वाला ये पूरा पोर्शन, section 1 and all the pages, basically all the notes. बेसिक सर्कुलर मोशन के कर लिए थे। हाँ सर। बाद में करते हैं सब। तो हमने क्वेश्चन किया था नीट वाला हाँ और तो सेंट्रीपिटल वाला। फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेक्टर एडिशन भी थोड़ा एक्सप्लोर किया था। तो इसी को ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं हम। तो बेसिकली आपके दो तरह के मोशंस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो हमने पढ़े पिछली बार, यूनिफॉर्म मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, which also means that there is no tangential acceleration. और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड इज वेरिएबल and tangential acceleration is there. It is non-zero. Diagrammatically speaking, if you have a circle, the particle moves along the circle. It has a centripetal acceleration, which is also known as normal or radial acceleration towards the center of the circle, whereas the speed of the particle, which we discussed last time, is constant. At does not exist. In other words, the net acceleration is equal to the centripetal acceleration. Even in the vector form, they are both equal. और कोई acceleration है ही नहीं, सिर्फ centripetal acceleration है, वो भी किधर? AC is equal to V square by R along the, or you can say towards the center of the circle. तो फिर इस पे जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स is equal to centripetal force is equal to mass into centripetal acceleration is equal to mv square by r.
Non-uniform circle motion, the body is still moving in a circle with the distinction that you have centripetal acceleration towards the center. On top of that, there is a velocity which can vary. In other words, speed अगर vary कर रही है तो tangential acceleration होगा upwards या downwards. यानी tangent के along आपकी acceleration भी हो रही है. तो जो आपकी net acceleration हो रही है, that is somewhere in the middle by parallelogram law of vector addition. This is your A net. तो इसका मतलब अगर मैं लिखता हूँ A net vector is equal to A centripetal vector plus A tangential vector. और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं यानी कि उनके वैल्यूज की ड्रॉ करना है तो हमने ड्रॉ कर लिया ऊपर, और अगर मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो A net value will be AC square plus AT square. That's how you add two vectors that are perpendicular to each other. Also, if you want to find the angle of the net acceleration, you can draw this separately, AC and AT vectors. और ये जो ये A net आपका वेक्टर आएगा along the parallelogram का diagonal. If this is my theta, then I can say that tan theta is equal to perpendicular upon base AT by AC. तो इन दोनों फॉर्मूलों से मुझे नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी मिल जाएगी और मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा इससे और इससे. इसके लिए मैं फर्दर ये भी बोल सकता हूँ कि या एफ नेट इज इक्वल टू, स्टिल आई कैन से दैट इट इज इक्वल टू एम ए नेट विच इज इक्वल टू, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ए नेट ऊपर है, you can also write the vector form here कि f net vector is m a net vector. तो ये मेन डिस्टिंक्शंस हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. तो अभी थोड़ी इससे भी तो ये तो वैसे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में डिस्टिंक्शन, लेकिन we can also talk about some basics of circular motion, like what are the various variables related to circular motion, what we call angular variables. तो इसमें सबसे पहले आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या थीटा. अगर मेरा पार्टिकल सेंटर ओ वाले सर्कल पे रेडियस आर है, ए से बी पे जा रहा है सर्कल में ऐसे, तो फिर जो एंगल यहाँ पे उसने कवर किया इतने टाइम में उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और अगर ये लेंथ ए बी एस के बराबर है तो थीटा की वैल्यू होती है आर्क अपॉन रेडियस. ये मैथ का फॉर्मूला है, आर्क इज एस, रेडियस इज आर. तो अगर कैलकुलेट करना पड़े तो ऐसे भी कर सकते हैं, एस बाय आर इज थीटा. दूसरी चीज होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अलावा एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में वही रिलेशन है जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में होता है. ऐसे अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए तो ओमेगा की वैल्यू होती है डी थीटा बाई डी टी, वेर यू आर डिफरेंशिएटिंग थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और अगर आपको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, यानी टोटल एंगल कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन. ये वाला लास्ट वाला समझ आया? सर ये इंस्टेंटेनियस और एवरेज में यहाँ पे डी थीटा बाय डी टी है, तो यहाँ पे हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर देंगे. और एवरेज में सर आपने एवरेज में मैंने डेल्टा लिखा है, डेल्टा का मतलब है डिफरेंस. हाँ, डिफरेंस बोल सकते हो या टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो. डेल्टा का मतलब आप डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स या डेल्टा आर भी बोलते हो.
यानी वो पोजीशन में चेंज दिखाता है। तो दैट्स व्हाई आई यूज द टर्म डेल्टा थीटा। फॉर एग्जांपल वैसे तो आपको बोला जाएगा कि एंगल 60 डिग्री कवर हो गया इतने टाइम में, तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी दैट मेनी रेडियंस पर सेकंड डिवाइड तो करके। पता लेकिन कैसे चलेगा कि यहाँ पे हमें इंस्टेंटेनियस यूज करना है या फिर एवरेज? क्वेश्चन पूछेगा, जैसे एचसीवी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको करके देखो। पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विद अ लीनियर स्पीड। अच्छा ये तो मैंने बताया नहीं अभी, रुको अभी बता रहा हूँ एक एक करके। आप कह रहे हो एवरेज कैसे पता चलेगा और इंस्टेंटेनियस कैसे, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन विल डिसाइड आपको कौन सा निकालना है, इंस्टेंटेनियस या एवरेज। So when we do questions, it will become very clear to you. उसके अलावा तो मतलब ये दो फॉर्मूले हैं अभी के लिए, बस याद रखो, लगाते टाइम आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो उसके अलावा मैं एक और रिलेशन बताना चाह रहा हूँ इसमें कि जो आपका s है, दैट इज आर्क अपॉन रेडियस। s मतलब टोटल पाथ टेकन। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ थीटा इक्वल टू s अपॉन r, तो इसका मतलब s इज थीटा इंटू r। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरा जाएगा ds बाई डी टी इज इक्वल टू, रेडियस तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा d थीटा बाई डी टी। ds बाई डी टी एक्चुअली लीनियर स्पीड है, क्योंकि मेरी जितनी स्पीड लीनियरली कवर हो रही है पर यूनिट टाइम अपॉन इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा है। तो चाहे एवरेज की बात करो या फिर इंस्टेंटेनियस की, ये रिलेशन दिस वन विल होल्ड ट्रू। यानी जो आपकी v जो है वो है लीनियर स्पीड। आपकी लीनियर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार काम आएगा। तो लीनियर स्पीड जो है वो हमारी एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। हाँ, एंड वाइस वर्सा। मतलब आप ये समझो कि एंगुलर वेलोसिटी ये बता रही है कि भाई आप कितनी तेजी से घूम रहे हो, तो फिर स्पीड भी तो यही बताती है आप कितनी तेजी से चल रहे हो। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर आप गाड़ी को घुमा रहे हो गोल गोल, तो अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो एंगुलर स्पीड भी ज्यादा होगी, और स्पीड कम है तो एंगुलर स्पीड भी कम होगी, है कि नहीं? समझ रहे हो आप? हाँ नहीं? अच्छा। तो रेडियस पे भी डिपेंड करता है, रेडियस बड़ा है तो सेम ओमेगा के लिए आपको ज्यादा स्पीड मिलेगी। तो अगर आप मतलब इसीलिए अगर आप किसी लंबे डंडे से किसी को मारते हो तो वो ज्यादा चोट पहुंचाएगा, क्योंकि मतलब बुरा एग्जांपल है, लेकिन जो लास्ट वाला पार्ट है डंडे का, उसमें रेडियस बहुत लंबा हो गया। तो इसका एक ज्यादा यूजफुल एग्जांपल है कि जो रेंच होते हैं जिससे कार या ट्रक के नट खोलते हैं, तो जो ट्रक का नट खोलने वाला रेंच होता है वो कोई छोटा सा पाना नहीं होता, वो बहुत लंबा होता है। वो लंबा इसीलिए होता है कि उसमें आर ज्यादा है। तो हम अभी वहां जाएंगे धीरे धीरे, वो रोटेशन का पार्ट है, टॉर्क लगेगा, बट स्पीड भी आर पे डिपेंड करती है, टॉर्क भी आर पे डिपेंड करता है, और एंगुलर मोमेंटम भी आर पे। तो आर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी ऑल्सो। बट अभी हम एक्सप्लोर सिर्फ कर रहे हैं वी और ओमेगा में रिलेशन फिलहाल। तो आई होप यू गॉट दैट वी इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ऑलराइट, do example 7.1 from HCV. Example 7.1 बोल रहा है particle moves in a circle of radius 20 centimeters. So radius, या मैं फोटो ही डाल देता हूँ ताकि आप लैंग्वेज भी अच्छे से पढ़ सको। तो मैं रेडियस लिखूंगा, वो प्रॉपर नहीं होगा, तो जस्ट डू यू हैव HCV विद यू? नो सर, कोई बात नहीं। बाद में ले लेना, अभी कोई जल्दी नहीं है। ये क्वेश्चन करो। कैन यू रीड द क्वेश्चन? दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ तो दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। तो 0.5
चेक करते हैं। और 0.5 आपने कैसे निकाला है? तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो इसमें जो लीनियर वेलोसिटी है वो 10 की गई है, रेडियस 20 से सेंटीमीटर में, पर उसे मीटर में डिस्प्लेस करना है। तो आपने किया था मेरे दिन, तो बताइए फिर क्या हुआ? 50 सही है। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या लगाया आपने? V बाय आर। v बाय आर। हाँ, वेरी गुड। और ये 10 है SI यूनिट में, और R हमारा 0.2 है SI यूनिट में, तो आगे 50, ये मीटर है। तो 50 क्या आया? ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है, जो यूनिट होती है, वो होती है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन। है ना? हाँ सर। तो ओमेगा की वैल्यू 50 रेडियन पर सेकेंड आ गई। ठीक है, चलो एक और फॉर्मूला समझते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। अगला फॉर्मूला है, अगर मुझे पता है कि देखो V इक्वल टू आर ओमेगा है, तो फिर मैं कह सकता हूँ dV बाई डी टी, आर तो कांस्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी। और ये जो dV बाई डी टी है, ये तो है एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फर्क समझ रहे हो आप टेंजेंशियल और लीनियर में? हाँ, सेंट्रीपिटल में। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन सा होता है नेहा? देखो इधर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो होता है जो टेंजेंट पे, मतलब इसके अलोंग जो एक्ट हाँ, करता है, और तो जो सेंट्रीपिटल होता है जो सेंटर की टुवर्ड्स करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये भी बोल सकते हैं कि टेंजेंशियल जो है वो स्पीड की चेंज पे डिपेंड करता है ना, स्पीड कितनी तेजी से चेंज हो रही है। तो जो ए टी होता है वो dV बाई डी टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, चेंज इन स्पीड बाय टाइम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो मैंने यहाँ पे लिखा डी, जो v इक्वल टू आर ओमेगा को डिफरेंशिएट किया, मेरे पास आया dV बाई डी टी। तो जो dV बाई डी टी है वो ए टी है, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या है? डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा होता है। तो अल्फा क्या है? अल्फा की भी बात कर रहा हूँ मैं। अल्फा इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे ओमेगा हमने समझा डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर वेलोसिटी, वैसे ही अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है तो आप बोलो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। जो रिलेशन आपका एक्सेलरेशन का स्पीड या वेलोसिटी के साथ होता है, वही रिलेशन आपका एंगुलर एक्सेलरेशन का एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी के साथ होता है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिफरेंशिएशन करके आती है, और एवरेज वैल्यू चेंज बाय टोटल टाइम करके आती है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी को आप ये भी लिख सकते हो, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टाइम टेकन। ये भी एक तरीका है इसको लिखने का। तो उसी के अलोंग मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जैसे v इक्वल टू आर ओमेगा हमने निकाला, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ए टी, यानी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया है ऑब्जेक्ट का, वो r इंटू अल्फा होगा, जस्ट लाइक v जो है वो r इंटू ओमेगा होता है। तो ये काम आएगा क्वेश्चंस में, जैसे अगर हमें ए टी निकालना है या ए टी दिया हुआ है, अल्फा निकालना है, लाइक दैट। सो लेट्स डू अ क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एक्ससीबी फ्रॉम दिस। ये देखो क्वेश्चन,
हम्म, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगेगा थोड़ा। तो एक चीज पूछनी है, हाँ हाँ पूछिए। तो जो यहाँ पे हमने लीनियर स्पीड लिखा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो वो v हम्म, जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं। जो v इक्वल टू आर ओमेगा है, हम्म, हाँ डेल्टा v इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि v फाइनल इक्वल टू आर ओमेगा फाइनल और v इनिशियल इक्वल टू आर ओमेगा इनिशियल, ये तो वैलिड रहेगा ही ना, समझे आप। हम्म। तो 2.5, हेलो, हाँ हाँ टू पॉइंट ठीक है, टू पॉइंट फाइव सही है। कैसे किया आपने? तो वही था, वो डेल्टा v इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा, तो यहाँ से हम्म हमें डेल्टा ओमेगा जो था वो 5 मिल गया, और फिर अल्फा में उसकी हम्म, वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। बिल्कुल सही, वेरी गुड। और आपकी यूनिट क्या आएंगी? तो यूनिट तो वही, सोच और के बना अल्फा का, ना। सर हाँ, एक्सेलरेशन सर रेडियन साइकिल से पाएगी सर, एक मिनट। सोच लो, कोई नहीं। सर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ सही है, ठीक है आगे चलते हैं। तो इसके बाद वाला जो पार्ट है वो हमने पहले कवर कर लिया था, और अब जो हम करेंगे वो हम एप्लीकेशन करेंगे, डायरेक्ट कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स और लॉज ऑफ मोशन सब कुछ कंबाइन कैसे होगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं जरा। तो सबसे पहले देखते हैं सर्कुलर टर्निंग्स। वैसे तो सर्कुलर मोशन में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर एग्जांपल देख के ओवरऑल समझ जाएं तो फिर उसको कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। सर तो ये हम जो एप्लीकेशन एग्जांपल, में आएगा। हाँ जी, जैसे ग्रेविटेशन में भी हो सकता है, मैग्नेटिज्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हो सकता है, और मैकेनिक्स में तो इन जनरल हो ही सकता है, ठीक है। तो
वैसे तो सर्कुलर मोशन के मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, बट हम डायरेक्टली लॉज ऑफ मोशन को कैसे इन्वॉल्व करेंगे, पर्टिकुलर फोर्सेस को देख के, और फिर उसको आप एक्सट्रापोलेट करके किसी भी फोर्स के लिए लगा सकते हो। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं वो कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, और उससे उसके बाद फिर इट इज अप टू अस टू बी एबल टू सॉल्व अदर काइंड्स ऑफ क्वेश्चन जो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो सर्कुलर टर्निंग्स, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर कोई कार रोड पे टर्न कर रही है सर्कल में, तो एनी आइडिया कौन सा फोर्स इसको टर्न कराएगा सर्कल में? सर वो जो टर्न कराएगा वो अंदर की तरफ जो है सर वो तो कौन सा फोर्स टर्न कराएगा? फोर्स किस तरफ होगा फोर्स? सर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों लगेगा, इतना तो पता है। अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल। सही है, 1 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूगल को भूल जाओ, उसकी बात हम लास्ट में करने वाले हैं। अभी आप सिर्फ सेंट्रीपिटल पे ध्यान दो। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल जो आप कह रहे हो कि अंदर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल बाहर, तो सिर्फ अभी आप ये बोलो कि सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल है ही नहीं। सेंट्रीफ्यूगल जो होता है वो एक सूडो फोर्स होता है, और उसकी बात हम लास्ट में करेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, मतलब इस सेक्शन के बाद। तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल एक साथ नहीं लगने वाले, अनलेस आप उस कार के अंदर ही बैठ जाओ। तो शायद आप वही बोल रहे हो कि अगर इफ यू आर सिटिंग इन द कार, you are in the accelerated frame of reference, then the pseudo force, in this case called the centrifugal force, will apply in the opposite direction, है ना? उसका रीजन मैं बता देता हूँ 1 मिनट के लिए, फिर हम आगे बात करेंगे। आपने मेंशन किया है तो सेंट्रीपिटल तो रियल फोर्स है, जो आप अगर बाहर से हवा में से ड्रोन में से वीडियो उतारोगे तो आपको क्या दिखेगा कि इस कार पे कोई फोर्स लग रहा है अंदर जो इसको घुमा रहा है। बाय द वे, मेरे सवाल का जवाब था फ्रिक्शन कार को अंदर की तरफ घुमाएगा। ठीक है, जो टायर आप स्टीयरिंग मोड़ देते हो ना, वो टायर टेढ़े हो जाते हैं, तो एसेंशियली जो टायर्स पे फ्रिक्शन लगता है वो अंदर की तरफ लगता है। मेरी बात समझ रहे हो? सर अब एक चीज मुझे पूछनी है हाँ पूछिए। सर, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो बेसिकली फ्रिक्शन हम उसे बोलेंगे, वहाँ पे सेंट्रीपिटल नहीं लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स। नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ, जैसे कि उसी चीज को क्लियर करना चाहता हूँ, पहले भी कोशिश कर रहा था, आपको आया था समझ। देखो इधर, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई स्पेशल अलग से फोर्स नहीं है। तो जैसे फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल निभा लेता है, कभी 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 टेंशन निभा लेती है, कभी नॉर्मल रिएक्शन निभा लेता है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निभा लेता है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी एनी फोर्स, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। हाँ लिखा ना तो सर कोई यहाँ भी पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही सेंट्रीपिटल है। हाँ, तो ये बोलो आप, ये नहीं कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है ही नहीं और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है। आप ये बोलोगे यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स है, सो फ्रिक्शन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कभी हम ये लिख सकते हैं कि कभी हम एक फोर्स हमने कोई लिखा उसके साथ हम सेंट्रीपिटल फोर्स को ऐड करके लिख सकते हैं, लाइक जैसे आपने वाला क्वेश्चन बताया था टेंशन वाला, तो इसमें जो हमने जो स्ट्रिंग में जो देखा था वो हमने सिर्फ टेंशन को ही कंसिडर किया था, बिकॉज वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो था वो हमारा टेंशन ही था। हाँ टेंशन ही था। तो तो कभी वहाँ तो वहाँ पे जैसे मैंने बताया था कर नीट वाले सकते हैं, क्वेश्चन में। कभी हम ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल तो किसी अगर कोई भी फोर्स लिखते हैं, अगर टोटल फोर्स, तो फ्रिक्शन प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकते हैं। गुड क्वेश्चन। देखिए इसको ऐसे समझो कि मान लो कोई फोर्स है ही नहीं, हम सिर्फ मैथ खेल रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स है ही नहीं। तो मैथ में अगर कोई मास है, ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट सोचो ही मत, और अगर इसको सर्कल में मूव कराना है, ठीक है, रियल में मत सोचो क्या हो रहा है, बस ये सोचो इसको सर्कल में, तो फिर इसको एक्सेलरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपने आप में एक्सेलरेशन होता है ना? तो डायरेक्शन अगर बदल रही है वेलोसिटी की, तो अगर इसको सेंटर की तरफ जाना है तो यहाँ पे एक फोर्स लगाना ही पड़ेगा। रियल वर्ल्ड को भूल जाओ 1 मिनट के लिए, बस ये याद रखो, यहाँ पे एक फोर्स लगना ही है। अब चाहे आप रियल वर्ल्ड में इस पे कितने भी फोर्स लगा लो, लेकिन इस डायरेक्शन में तो टोटल फोर्स एफ सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होएगा।
तो अगर आपके मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, लेट अस सपोज कि आपने गाड़ी को धागे से भी बांध दिया, टेंशन भी लग रही है और फ्रिक्शन भी लग रही है, तो इस सर्कल में मूव करते टाइम टेंशन और फ्रिक्शन फोर्स आपस में ऐसे एडजस्ट होंगे कि वो एफसी के बराबर हो जाएंगे। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना है, तो उसका आंसर वो हमेशा इज ही, इक्वल टू, हमेशा वो एफसी के इक्वल आएगा। हाँ, चाहे वो कोई भी हो। सो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, आई एम नॉट सेइंग टोटल फोर्स टेंजेंशियल भी तो हो सकता है, टोटल फोर्स वर्टिकल भी हो सकता है, जिसकी हम बात भी नहीं कर रहे हैं, वर्टिकल यानी ऊपर और नीचे, ठीक है। तो लेकिन एक प्लेन में सिंपल सिंपल बात करें तो हम बोलेंगे, थर्ड डायमेंशन अभी मत सोचना, नहीं तो दिमाग फट जाएगा तो हम बोलेंगे नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर is always equal to Fc, which is mv square by r, where Fc is the centripetal force, or centripetal force is the sum of all the forces in the radial direction. यानी नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आप कितने भी लगा लो, जो नेट आएगा वो mv स्क्वायर बाय r के बराबर ही आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है, मतलब हम ऐसे नहीं सोच सकते कि यार ये इतना ही आना चाहिए, फिर मतलब आप कितना भी खींच लो वो फोर्स बदलेगा ही नहीं, कुछ और चेंज हो जाएगा, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ अगर उसको सर्कल में मूव कराना है तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फोर्स बदल नहीं सकता, बदल जाएगा, बट अगर फोर्स बदल जाएगा तो सर्कल के पाथ से हट जाएगा। अगर आप ज्यादा फोर्स लगा देते हो सेंटर की तरफ, तो वो पहले से ज्यादा टर्न कर जाएगा, इट विल टर्न इनवर्ड्स। अगर आप कम फोर्स लगाते हो, जितना आपको जरूरत है उससे, तो वो पूरा नहीं घूम पाएगा, इट विल ड्रिफ्ट आउटवर्ड्स। इसलिए जब गाड़ी को हम तेज स्पीड से मोड़ते हैं तो हमेशा चांस होता है कि स्किड होके आप बाहर की तरफ जाओगे, समझ रहे हो। हाँ, इसलिए यहाँ पे रेलिंग लगे होते पहाड़ों में खासकर, कि यार भैया ठुक तो गए पर नीचे तो नहीं गिरे कम से कम तो इसलिए ड्राइव सेफ। तो इसका रीजनिंग बस यही है कि, खैर एनीवे योर क्वेश्चन वाज आंसर्ड आई थिंक, all the forces combined will give you the all centripetal the force. forces. Will give you the centripetal force, and I'm only talking about along the center or towards the center. मैं ये नहीं कह रहा नेट फोर्स, नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फोर्सेस हो सकते हैं, लेट अस से कि आपका फोर्स इधर है कुछ, तो फिर स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर वो सर्कल में मूव कर रहा है और अगर आपकी स्पीड बढ़ गई तो आपका फोर्स भी बढ़ेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स अकॉर्डिंगली। दूसरी चीज जो हो सकती है वो हो सकती है रेडियस कम होना। रेडियस कम होने का मतलब है कि उस सर्कल के पास से हटके कोई छोटा सर्कल पकड़ लेना। तो अगर कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा था किसी पर्टिकुलर रेडियस में और आपने एकदम से उसका सेंट्रिपिटल फोर्स बढ़ा दिया, अगर सेंट्रिपिटल फोर्स बढ़ा दिया तो उसका रेडियस कम हो गया। रेडियस कम हो, नहीं सॉरी, सेंट्रिपिटल फोर्स बढ़ा दिया तो उसका रेडियस कम हो जाएगा, अज्यूमिंग दैट मास और वेलोसिटी यानी स्पीड सेम है। मतलब आप अगर कोई भी पैरामीटर चेंज कर देते हो ना, तो वो छोटे या बड़े सर्कल में चलने लगेगा, तो वहीं से छोटे सर्कल में या वहीं से एक बड़े सर्कल में चलने लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरिएबल हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ये प्रॉपर सर्कल है ही नहीं, देख रहे हो आप, कहीं पे रेडियस ज्यादा है कहीं पे रेडियस कम है। तो एक चीज होती है, शायद मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ बट आई थिंक अच्छी बात है, इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो होता है कर्वेचर, इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, सेम आप सेंट्रिपिटल फोर्स वाला लगाओ, इक्वल टू एफ रेडियल बाय एम वी स्क्वायर इज योर आर सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सर्कुलर मोशन का ही कॉन्सेप्ट है देखा जाए तो, थोड़ा सा एडवांस, लेकिन यानी क्योंकि मेरा एम वी स्क्वायर बाय आर सी सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए, यहाँ पे मैंने सेंट्रिपिटल फोर्स हटा के रेडियल फोर्स बोल दिया, क्योंकि अगर वो एक प्रॉपर सर्कल में नहीं मूव कर रहा तो उसको सेंट्रिपिटल बोलना गलत है। फिर आप उसको रेडियल फोर्स बोलो, रेडियल मतलब उसको आप नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हो, फोर्स दैट इज नॉर्मल टू द ट्रेजेक्टरी और द टेंजेंट। दो ही चीजें होती है ना कर्व में, जो ट्रेजेक्टरी यानी जिस लाइन पे टेंजेंशियल आप चल फोर्स। रहे हैं, हाँ,
दो ही चीजें होती है, एक तो टेंजेंट हो सकता है और एक नॉर्मल हो सकता है, रेडियस पे जब लगाते हैं। एक नॉर्मल हो सकता है, दोनों आपस में 90 डिग्री रखते हैं। तो रेडियल को भी, नॉर्मल को रेडियल भी बोलते हैं बेसिकली, और टेंजेंट तो आपको पता ही है। तो अगर सर्कल भी नहीं कर रहा है कवर कोई पार्टिकल, और बस रैंडमली थोड़ा थोड़ा मतलब कर्व करे जा रहा है, तो उस केस में उसका हम इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूला यूज करके, कि एफ आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने इधर, सॉरी, एम वी स्क्वायर बाय आर इज एफ आर, राइट, एम वी स्क्वायर बाय आर, सो वन बाय, ओके उल्टा लिख दिया, कोई नहीं, बदल देते हैं, एम वी स्क्वायर आर सी, या अब सही, एफ आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, करेक्ट। तो इस तरह से आप, अब जैसे आपको यहाँ पे देखोगे तो मान लो मैं सेक्शंस बनाता हूँ, सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 में रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है क्योंकि वो बहुत कम घूम रहा है, जबकि सेक्शन 2 में रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है। आप देख सकते हो, लाइक अगर आप सर्कल बनाते तो 1 पे रेडियस काफी बड़ा आता कंपेयर टू 2, जहाँ पे काफी छोटा सर्कल वो एक तरह से ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल भी सकता है, मैं ये समझा रहा था। एनीवे, तो ये सब जरूरी है समझना, तो गुड दैट यू क्लियर द डाउट्स। एंड कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, हम फिर से रिव्यू कर लेते हैं नाउ दैट वी आर डिस्कसिंग। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि ये यार टेबल पे घूम रही है और बताओ कि इस पे सेंटर की तरफ कितना फोर्स है, यही पूछा था उन्होंने। तो हम, हमारे पास ऑप्शन थे टेंशन, टेंशन प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, टेंशन माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, और चौथा भी कोई ऑप्शन था, जीरो था शायद चौथा ऑप्शन, ठीक है हाँ। तो बहुत लोग जीरो बोलते, बहुत लोग कोई भी टेंशन ना बोलता, क्योंकि इसका सबसे इजी आंसर है वो तो ये है कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो है एम वी स्क्वायर बाय आर। सबसे इजी आंसर तो ये है, अगर किसी के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो तो उसको पता होगा कि यार अगर कोई चीज सर्कल में घूम रही है, उसकी स्पीड उस टाइम पे v है, मास उसका m है, रेडियस उस सर्कल का r है, तो उस मोमेंट पे सेंटर की तरफ उस पे एम वी स्क्वायर बाय आर लगना ही चाहिए। ये मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट है उस ट्रेजेक्टरी को कवर करने के लिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने दिया ही नहीं ऑप्शन, उन्होंने तो दिया t, क्योंकि t इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये था इधर, है ना। और वेरी इंपॉर्टेंटली मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट मतलब क्या, कैसे, तो ट्रेजेक्टरी में सर्कल में अगर आप मूव कर रहे हो तो आपकी पहले वेलोसिटी ऐसी है, फिर आपकी वेलोसिटी ऐसी है, तो यहाँ पे थोड़ा वेक्टर वगैरह आ जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा डीप में जा नहीं रहा हूँ। बट ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है मेरा, और ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है मेरा, सर्कल के दो पर्टिकुलर पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं वी एफ माइनस वी आई अपॉन t time taken for this motion निकालूं, तो that will come out to be v square by r, where v is the speed, r is the radius, ठीक है। तो anyway we'll get there when we'll get there। अभी हम इधर ध्यान देते हैं जिसकी बात चल रही थी, नहीं तो ये रह जाएगा। सर्कुलर टर्निंग में, यानी आप अगर किसी व्हीकल को मोड़ रहे हो तो फ्रिक्शन लगा रहे हो सेंटर की तरफ, ठीक है। अगर आप कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो तो फ्रिक्शन सिर्फ सेंटर की तरफ लग रहा है, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो एफ सी इज इक्वल टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर इस केस में। अब आप ये चीज एन नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, फ्रिक्शन को हटा के कुछ और लगा दो, धागे पे स्ट्रिंग घूम, धागे पे पत्थर घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, या मास घूम रहा है, उस पर ग्रेविटेशन लग रही है। तो इस तरह से एन नंबर ऑफ फोर्सेस और सिचुएशंस के लिए ये लग सकता है, बट अभी हम ये वाला देख रहे हैं। तो बियॉन्ड ऑल दिस डिस्कशन, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द रियल पार्ट। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स है इन दिस केस एम वी स्क्वायर बाय आर है, इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ ना। तो एक बार आप गैदर कर लो मैं क्या कह रहा था। मैं कह रहा था कि सर्कल में घूम रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स ही फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, एफ इज एम वी स्क्वायर बाय आर, आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर। फिर आर जो है आपका वो कितना होना चाहिए। अच्छा एक और चीज बिफोर दैट, फ्रिक्शन आपने पढ़ा होगा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, आपको याद है? फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है? वो फॉर्म नहीं याद है, कोई बात नहीं। फ्रिक्शन हम फिर इसीलिए मैं मतलब सीधा सर्कल नहीं पकड़ना चाह रहा था,
पीछे वाला पार्ट भी करना जरूरी है, बट अभी के लिए मैं बता देता हूँ आपको। फ्रिक्शन म्यू mg से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू mg, where mu is called the coefficient of friction। कुछ कुछ समझ आ रहा है? ओके। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरे को v max निकालनी है तो f max is this mu mg। तो अगर मैं f max लिख दूं तो मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी mv स्क्वायर mv max स्क्वायर बाय r, किसी भी सर्कल रेडियस r के लिए। तो अगर मैं f max की वैल्यू लिखूं mu mg इज इक्वल टू m v max स्क्वायर बाय r, तो इससे मेरा v max का वैल्यू क्या आएगा? v max इज इक्वल टू root mu gr। Again, you are not supposed to remember this formula. You are supposed to understand the concept and be able to derive this kind of formula in different kinds of situations, ठीक है। तो अभी ये एक केस स्टडी की तरह इसको इमेजिन करो, ये हम केस स्टडी कर रहे हैं किसी चीज की। तो सर्कल में घूम रहा था, हमें अगर फ्रिक्शन पे कोई लिमिटेशन है कि फ्रिक्शन इससे ज्यादा नहीं जा सकता, तो वेलोसिटी भी उसी हिसाब से लिमिटेड है और उससे तेज आप नहीं चला सकते गाड़ी को एक सर्कल को ट्रेस करने के लिए। अगर आप उससे ज्यादा चलाओगे तो गाड़ी स्लाइड हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, है ना। यहाँ पे हम बात कर रहे थे उसकी। गोइंग टू फास्ट यू विल लूज ट्रैक्शन, यानी आप वो सर्कल ट्रेस कर ही नहीं पाओगे, आपके पास उतना फ्रिक्शन है ही नहीं। फ्रिक्शन इज लोअर देन व्हाट यू नीड, सो यू विल एक्चुअली स्पिन आउट, ठीक है। इसी तरह किसी पर्टिकुलर स्पीड पे आप कितना छोटा सर्कल ट्रेस कर सकते हो उसका भी रिलेशन है। अगर v कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो उस पर्टिकुलर स्पीड के लिए आप कितना छोटा सर्कल ट्रेस कर सकते हो वो इस फॉर्मूले से दिखा जाता है। f max इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r min। तो यानी कि म्यू mg मैक्सिमम फ्रिक्शन जितना आप लगा सकते हो पर्टिकुलर स्पीड पे r min, तो r min की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर बाय म्यू g। वेरी गुड। तो ये मिनिमम रेडियस है, इसका मतलब आपको ज्यादा शार्प कट भी नहीं मारना चाहिए जब आप मोड़ रहे हो तो। और ये दोनों बातें हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से पता है कि ज्यादा तेजी से गाड़ी को मोड़ना नहीं चाहिए ज्यादा स्पीड से, और ज्यादा बड़ा मोड़ना भी मतलब ज्यादा स्टीयरिंग को भी नहीं घुमाना चाहिए। उसके और भी रीजन है, गाड़ी पलट सकती है और भी मतलब, लेकिन एक रीजन ये भी कि स्किड हो जाएगी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद। तो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, है ना। तो इस तरह से हमने मतलब बात करी कि कैसे आप रेडियस आपका मिनिमम या स्पीड आपकी मैक्सिमम हो सकती है। इसके बाद है बैंकिंग ऑफ रोड, बट मैं वो अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने देख लिया अगर आपको फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं पता तो आप नॉर्मल कंपोनेंट सब गायब हो जाएगा। तो अभी मैं इसको ब्लैंक छोड़ूंगा यहाँ पे, ठीक। बैंकिंग ऑफ रोड लिख के इधर मैं थोड़ा स्पेस छोड़ने वाला हूँ। वन पेज, क्या वन पेज का स्पेस? आप भी नोट्स बना रहे हो क्या? हाँ सर। अच्छा, नहीं आपको मैंने बोला था ना लिखने की जरूरत नहीं, बट ठीक है। तो फिर वो समझ में नहीं आता अगर लिखो नहीं तो। कोई बात नहीं बच्चे, आपकी प्रेफरेंस है, ठीक है। तो आप लिख रहे हो तो सही है, 2 पेज का स्पेस छोड़ देना, बाकी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप नेवर माइंड। तो सूडो फोर्स भी फिर मैं आपको लॉज ऑफ मोशन के बाद ही बता पाऊंगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थोड़ा सा मैंने डिस्कस तो कर लिया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी 1 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि ये एक सूडो फोर्स है, इसकी बात बाद में कर सकते हैं, जगह ही बहुत कम है। कोई नहीं, मेरे को बाद में पता तो रहेगा क्या क्या छूट गया, वो तो बहुत जगह बना लूंगा छोटा बड़ा करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना रख लेते हैं, काफी है। इसके बाद जो मैं कराना चाहता हूँ वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और कायदे से तो वो भी करना चाहिए आफ्टर वी स्टार्ट दी वर्क पावर एनर्जी खत्म होने के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि अभी करने से हमारे डबल कंसेप्ट कवर हो जाएंगे, यानी वर्क पावर एनर्जी का भी कुछ कुछ कवर हो जाएगा और
वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो हो ही जाएगा कवर। ये एक्चुअली लास्ट पार्ट होता है सर्कुलर मोशन का, यूजुअली स्टैंडर्ड सिलेबस जो पढ़ाया जाता है उसमें। तो इसको देख लेते हैं एक बार। वर्टिकल सर्कुलर मोशन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देखने में मजा आएगा। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन को समझ लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं लिया, बॉडी जमीन पे है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर आप एक दूसरे टाइप का सर्कुलर मोशन समझो जो अंडर ग्रेविटी होता है, यानी जैसे कि कभी आप वो झूले पे झूले जो गोल गोल घूमता है, फेरिस व्हील बोलते हैं जिसको, जो लंदन में बड़ा सा भी है और मेले में होता है, समझ रहे हो वो कौन सा? जायंट व्हील। हाँ, जायंट व्हील, करेक्ट। तो उसमें बैठे हो आपको भी? नहीं। मुझे डर लगता है, पर देखा है मैंने। दूर से देखा सर मैंने तो। ठीक है, कोई नहीं, मतलब दूर से देख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पता होना चाहिए क्या चीज है। तो अगर आप एग्जांपल ले लो कि आपने एक पेंडुलम लिया। पेंडुलम तो आपको पता होगा क्या होता है, एक धागे से बंधा हुआ मास। उसको छोड़ दिया तो वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और यहाँ पे रुक जाएगा, फिर वापस आएगा, वापस आएगा, वापस आएगा, और वापस वहां से, मतलब टू एंड फ्रो चलेगा, है ना, लेफ्ट और राइट चलता रहेगा। अगर मैं इस पेंडुलम को बहुत जोर से मारूं तो क्या होएगा? तो सर्कल तो नहीं कंप्लीट करेगा, थोड़ा और आगे चला जाएगा। ठीक है, और मान लो कि मैं और जोर से मारूं? सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो हो सकता है ना कंप्लीट, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। मैं अगर इनफ स्पीड दे दूं तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, और उसी की बात हम अभी करने वाले हैं कि कितनी स्पीड से मैं इसको छोड़ूं या कितनी जोर से इसको मारूं कि ये सर्कल को कंप्लीट करके फिर वापस घूम के इधर आ जाए और फिर सर्कल कंप्लीट करता रहे बेसिकली। इधर हम अज्यूम करेंगे फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस सब गायब है, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब कंजर्व रहेगा। ठीक है, वो सब तो हम स्टैंडर्ड मान के ही चलते हैं मैकेनिक्स की प्रॉब्लम में। तो इसको सर्कल कंप्लीट कराने का जो कंडीशन है वो बहुत आसान है कि टॉप पे इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, आप बताओ चलो। अगर ये सर्कल कंप्लीट करने वाला है, मुझे पता है, तो टॉप पे इसकी कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कंप्लीट तो करेगा। कम से कम कितनी हो टॉप पे कि ये फिर तड़ी पार लग जाए? क्योंकि बाद में तो देखो, अगर टॉप पे इसे पार कर गया ना सर्कल में, तो बाद में तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, अपने आप ही कवर हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? मेन इशू होता है टॉप मोस्ट पोजीशन का। टॉप मोस्ट पोजीशन पे, टॉप पोजीशन पे इसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, कि ये सर्कल पूरा कर ले। तो आप थोड़ा दिमाग लगा के बताओ कि आपको क्या लगता है, हाउ मच स्पीड इट शुड हैव एट द टॉप टू कवर दिस सर्कल? नो आइडिया। यू हैव नो आइडिया? कई लोग जीरो बोलते हैं, मैं सोच रहा था आप जीरो ही बोल दो कम से कम। फिर मुझे लगा तो नहीं। जीरो तो नहीं होगी। जीरो नहीं होगी ना, क्यों? जीरो नहीं होगी। बताओ क्यों, क्यों क्यों लगता है आपको जीरो नहीं हो सकती? तो जीरो पहली बात तो इस वजह से नहीं होगी क्योंकि तो जीरो इस वजह से नहीं, क्योंकि एक तो ये बंधा हुआ है किसी चीज से, तो उसका कुछ फोर्स, तो जैसे आपने बोला कि एक फोर्स तो इसका रहेगा ही, अगर हम इसे अगर टेंजेंशियल कंसीडर कर ले, एक नॉर्मल तो नीचे लगेगा, बेसिकली रेडियल फोर्स तो लगेगा, जीरो तो नहीं होगा। हाँ, ये बात भी है, और उसके अलावा ग्रेविटी भी है, फोर्स, तो हाँ, वो भी फोर्स ग्रेविटी इस पे भी लग है। रहा है। और सबसे बड़ी बात ये सोचो ना आप, अगर ये जीरो फोर्स से यहाँ, जीरो वेलोसिटी से यहाँ पे पहुंच गया, तो फिर तो ये सीधा नीचे ही गिर जाएगा। किस चीज की जिसकी स्पीड ही नहीं है वो तो डायरेक्ट नीचे आएगा फिर। तो सर्कल कहाँ से कवर हुआ? नहीं हुआ ना कवर। तो इसका सही जवाब था कि हाँ, ऊपर स्पीड जीरो नहीं होगी, क्योंकि वो फिर तो नीचे ही गिर जाएगा। तो स्पीड कितनी होनी चाहिए वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मैं मानता हूँ यहाँ पे टॉप जो है ना, उसको मैं बोल रहा हूँ वी मिनिमम। ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है, हमें तो मिनिमम से मतलब है कि कम से कम कितनी हो कि वो पार कर जाए। तो मैं बोल रहा हूँ इसके टॉप पे जो स्पीड है वो है वी मिनिमम, और उसके करस्पॉन्डिंग नीचे कितनी स्पीड होती है उसको मैं बोल रहा हूँ इनिशियल स्पीड वी नॉट। ये दोनों समझ आ गई बातें? हाँ। अब देखो वी मिनिमम कितनी है, अगेन उसी क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो मिनिमम स्पीड का सबसे पहले तो मतलब ये है कि धागा
इसको समझो, यहाँ पे धागा है, धागा भी कुछ टेंशन लगा सकता है, टेंशन नहीं लगा सकता, धकेल नहीं सकता, सिर्फ खींच सकता है, धागे का काम सिर्फ खींचना है। और एक है mg, ग्रेविटी भी है, मास वेट इसका लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, ये दोनों फोर्स हैं कि नहीं, समझ रहे हो आप? हाँ, और लेंथ इस स्ट्रिंग की कितनी है, l, तो फिर इस सर्कल का रेडियस कितना है? अली है। हाँ गुड, l इसके सर्कल का रेडियस है, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज द रेडियस। तो टॉप पे अगर सर्कल को सेटिस्फाई करना है इसको, कंडीशन को, तो मैं बोलूंगा एट द टॉप एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, बाय और एल। नहीं नहीं लिख रहा हूं मैं, v को मैं लिखूंगा v min, क्योंकि मैंने v कितनी ली है, v min के बराबर लिया v, और r को क्या लिखूंगा, l। सही है ना, जो आप बोल रहे थे वही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एफ सी इज इक्वल टू एम वी min स्क्वायर बाय l, ये बात क्लियर है। अब देखो एफ सी जो है वो एम जी प्लस टी के बराबर है, हाँ मैंने बताया था ना, कितने भी फोर्स हाँ लगा हाँ, लो। तो समझ में आ गया। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, अब आप पकड़ रहे हो सही से, ठीक है। तो एफ सी इक्वल टू एम जी प्लस टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय एल बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को मिनिमाइज करना है, देखो तो एम जी तो मैं नहीं बदल सकता, एम जी तो महामहिम ग्रेविटी है, वो तो मैं कम नहीं कर पाऊंगा, ना मैं मास कम कर पाऊंगा, टेंशन वेरिएबल होता है, पता है ना आपको, टेंशन बदल सकता है इस चीज में। तो अगर मेरे को v को मिनिमाइज करना है तो t को क्या करना पड़ेगा, वी को भी कम करना पड़ेगा। तो t को भी मिनिमाइज करना पड़ेगा, सबसे कम, समझ रहे हो आप? हाँ और मिनिमम t कितना हो सकता है थियोरेटिकली, ठीक है टेंशन, चलो। देखो मान लो आपने एक धागा पकड़ा, आप उसको खींच रहे हो, आप उसको पूरी जोर से खींचते हो, वो तो हो गया मैक्सिमम टेंशन, और धीरे से धीरे आप कितना खींच सकते हो किसी धागे को, और उसकी लेंथ के हिसाब से हम तो खींच सकते हैं, जैसी ओरिजिनल जो लेंथ होगी उतना ही। मतलब लेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा खींच सकते हैं, कम होगी तो कम खींच सकते हैं, नहीं फोर्स की नहीं बात। हाँ फिर, सर, ये है कि आपने तो बोला फोर्स का फोर्स कम लगाएंगे। हाँ कम से कम खींचना आपको, हम्म, तो फिर बताइए। तो सर फिर फोर्स कम लगाएंगे। हाँ लेकिन मिनिमम कितना, तो मिनिमम मतलब मुझे इतना वैल्यू कर नहीं सकता। मिनिमम भाई 0 है यार। अच्छा हाँ। तो तभी तो पूछ हाँ रहा था मैं, टेंशन जीरो करते हैं, हाँ। आप खींचो ही मत ना। हम्म, यही तो तरीका है फिर, तो इसीलिए तो मैं, तो एनीवे टी मिन 0 हो जाएगा, वी मिन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर v को मिनिमाइज करेंगे तो m और g तो बदल नहीं सकते, देखो मास और g नहीं बदल सकता, तो t को मिनिमम कर दो, यानी कि धागा पूरी तरह से स्लैक हो जाए, पूरा ढीला हो जाए ऊपर जाने पे। पहले ये टॉट था, यानी ये खिंचा हुआ था, इवन लास्ट तक भी खिंचा हुआ था थोड़ा थोड़ा, इसको बहुत डीप में जाके करेंगे एनालाइज, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये खिंचा रहेगा, लेकिन लास्ट में ये स्लैक हो जाएगा, ठीक है। वहां पे जाके हमें टी को 0 कर देना है। तो अगर टी 0 हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, एम जी वो है जो एम वी मिन स्क्वायर बाय एल हो जाएगा। तो वी मिन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी मिन आ जाएगी GL। रूट जी बाय, हाँ रूट जी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, हाँ सर। वेरी गुड। तो बस अभी मैं यहीं पे ही रोकूंगा, आपका शेड्यूल डिस्कस करना है एक बार मुझे, लेकिन हाँ वी मिन इक्वल टू रूट जी एल, यानी आपका सिर्फ ग्रेविटी ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एट द टॉप, बिफोर दैट some component of gravity and tension was the centripetal force, now only gravitation at the topmost position, है ना, gravity is the only centripetal force, and hence I can say that v min is equal to
रूट GL। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होएगा नेहा, वो ये होएगा कि आप ये निकालो कि अगर V min हमें पता चलेगी टॉप पे रूट GL होनी चाहिए, तो बॉटम पे V नॉट कितना होएगा। तो ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप सोचो। बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कर सकते हो तो कर लेना, नहीं अगर ये बातें पल्ले पड़ मुझे इतना नहीं आता है सर। अच्छा अच्छा, फिर रहने दो, छोड़ो। फिर होमवर्क में आप सिर्फ नोट्स रिवाइज कर लेना, ठीक है, वही बहुत है, वो जरूरत से भी ज्यादा है, ठीक है। तो आप ऐसा करो, रिवाइज योर नोट्स फॉर द होमवर्क, और इससे जो अगला पार्ट है कि V नॉट कितना होगा, नीचे कितनी स्पीड हो, क्योंकि नीचे कुछ ज्यादा ही होनी चाहिए स्पीड, है ना, नीचे तो ज्यादा ही स्पीड होनी चाहिए, ताकि ऊपर जाते जाते वो स्लो होके भी कुछ स्पीड उसमें बच जाए। तो वो हम कल डिस्कस, अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। तो लेकिन उससे पहले एक बार मुझे स्केड्यूल मतलब डिस्कस करना है आपसे बिफोर एंडिंग द क्लास, कि मतलब किस टाइप से हम कितने कितने बजे क्लास लेंगे। तो आपको 6 आवर्स अ वीक का मतलब प्लानिंग हमने की थी जब हमने कन्वर्सेशन किया था पहला, और हमारी वही कोशिश है कि 6 घंटे एक हफ्ते में हम कवर करें। तो इसमें लेकिन टाइमिंग का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को, क्योंकि जो 4:30 बजे मैं आपको कह रहा था ना, वो एक बच्चा ब्रेक पे था आज, उसने मुझे बोला सर मेरे प्रैक्टिकल खत्म हो गए हैं, अभी मेरे को कंटिन्यू करना है, उसका जेई है मई में, तो फिर वो करेगा 4:30 से 6। तो कुछ और स्लॉट्स हैं, मैं आपसे एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, आप बता दो इसमें से। और ये कुछ टाइम की बात है, उसके बाद तो फ्री हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें जो है, आई हैव लाइक टुडे 7 to 8 वाज देयर, तो एक तो ये स्लॉट हो गया। एक मेरा वेंसडे को होता है 7 to 8, एक मेरा फ्राइडे को होता है 7 to 9, ठीक है। तो ये मेरे 3 स्लॉट्स हैं अभी जो बिल्कुल ही खुले पड़े हैं। और उसके अलावा सुबह का टाइम है, मतलब सुबह नहीं, दोपहर, दोपहर का कितने टाइम है। बजे से? दोपहर को टाइम है 12:30 से 1:30। तो कौन सा सूटेबल है आपके लिए? तो मेरे लिए सारे सूटेबल है। सारे बात तो ये है सूटेबल, कि सर, सही है सही हाँ है, हाँ। क्योंकि बट मेरी क्या है, बायो की क्लास जो होती है वो बाद कब में आ होती है, जाती है। कब आती है बायो की क्लास? सर बायो की क्लास में 11 बजे से होती है, लेकिन वो रिकॉर्डेड, मतलब वो लाइव भी पढ़ाते हैं लेकिन वो बाद में अच्छा डाल अच्छा अच्छा। देते हैं। तो वो वैसे मेरे कितने लिए, लेकिन सर मुझे एक चीज ये बोलना है कि हाँ बोलो बोलो, डेली क्या? मुझे डेली एक, आपने बोला ना हफ्ते में 6 क्लासेस, तो डेली 1 घंटे की क्लास, तो एक दिन में 2 घंटे वाली सर नहीं हो पाएगी मेरे कोई बात नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। 2 घंटे एक बार कर भी लोगे तो वैसे क्या ही बिगड़ रहा है, बट रोज डेली भी कर सकते हैं 1 घंटा, मुझे कोई से। इशू नहीं डेली है। इस वजह से सर 2 घंटे वाला सर इतना सब, दिक्कत हो जाएगी मतलब मुझे नहीं पढ़ने में, लगता कि इतना समझ हमसे हो ना हो पाएंगे। पाएगा 1 घंटा। हाँ हो सकता है, चलो कोई नहीं, तो ऐसा करते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक घंटा कर लेते हैं। ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, let's keep it on Friday, let's keep it 8 to 9, and otherwise let's keep it 7 to 8, ठीक है। और उसके अलावा जो बाकी दिन है उनमें सुबह कर लेंगे, सही है ना, मतलब 12:30 से 1:30। ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ, और इसको मैं आपको लिखित में दे देता हूँ व्हाट्सएप पे हाँ थोड़ी सर देर वही बाद। समझना बहुत अभी कंफ्यूजन हाँ, है। नहीं नहीं, वो मैं समझ गया, बस मेरे को तो जानना था ना भाई आप फ्री कब हो कैसे, ताकि फिर मैं लिख के आपको बाद में दे सकूँ, ठीक है। तो फिलहाल तो इतना ही काफी है, पढ़ लिया जो आज, और बाकी हम अगली क्लास में सर पढ़ेंगे। आपने वो बनाने को बोला था, आपने बोला था कि मैं डिस्कस करूंगा अरे वो क्या? हाँ, लेसन प्लान चैप्टर ना। का कुछ तो प्लान। सबसे पहले तो वही सबसे पहले तो आपकी कंफर्मेशन चाहिए थी भाई, आप तैयार हो कि नहीं फी पेमेंट के लिए और आगे क्लास शुरू करने के लिए, तो वो मुझे मिल गई। अब मेरे को एक बार आपसे टाइमिंग्स डिस्कस करनी थी, एटलीस्ट टिल मई, क्योंकि फिर ये मई तक हम लोग सॉलिड पकड़ के चलेंगे ना फिर इन टाइमिंग्स को, नहीं तो फिर क्या ही है, क्लास कैंसिल होती फिरेंगी, जो कि अच्छी चीज नहीं है ना आपके लिए ना मेरे लिए। तो एक ये टाइमिंग हो गई, अब मुझे पता है कि भाई हाँ नेहा 6 घंटे के लिए तैयार है टिल, आई थिंक वी डिस्कस 72 आवर्स में हमें पूरे शेड्यूल को फिट करना है ना, मोर और लेस।
और फिर आप कह रहे थे कि अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप उसके बाद भी क्लास ले सकते हो हाँ सर, आफ्टर। सर मुझे क्वेश्चंस के लिए लेने पड़ेंगे। हाँ, लेने तो आपको पड़ेगी, मुझे भी ये लग रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ। तो मैंने जो प्लान किया है, कुछ क्वेश्चंस भी क्लास में करेंगे, बट जो ओवरऑल आपको एक्स्ट्रा काम करना है, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, रिवीजन है, वो सब फिर उससे बाहर होगा। तो मेरा जो लेसन प्लान होएगा उसमें मैं सिलेबस कवरेज और ये जो एग्जांपल्स जैसे आज हमने कुछ एक्ससीवी से किए, उसको पकड़ के चलते हुए पूरे सिलेबस को मैं उसमें फिट करने वाला हूँ 72 आवर्स में। ठीक है, फिट मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिया, हिसाब से। ठीक है, अब वो थोड़ा अप डाउन हो सकता है, देखो आप भी जानते हो 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसको फिर हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं। और उसमें आप ये कर सकते हो, या तो आप एक्स्ट्रा पहले ही करते रहो चैप्टर टू चैप्टर, या फिर अपना एक्स्ट्रा लास्ट में अवेल कर लो। ठीक है ना, तो वो सब सर तो आपके फिर ऊपर। वो आपने वो लास्ट भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं होंगे? नहीं नहीं, क्वेश्चन पेपर मुझे डिस्कस करने हैं, लेकिन मैं शेड्यूल में देखूंगा ना कितना हमें टाइम मिल रहा है उसके लिए। क्योंकि अगर आप ये चाहते हो कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर तो सबसे जरूरी है, और अगर लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में मान लो 1 घंटा 2 घंटे पढ़ा के थ्योरी और उसके बाद 1 घंटा हमने डिस्कस किया, तो उस तरह का कॉम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। बट सारे के सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करना और सर हाँ, उसी वो टाइम तो पे, सर मतलब हाँ हाँ, वो ज्यादा हो जाएगा थोड़ा, है ना। तो हाँ हाँ, तो सर मैं आप तो कुछ घर ना से कुछ ट्राई करके करके आओगे, रखूंगी। ज्यादातर क्वेश्चन आप घर से ट्राई करके आओगे और उसमें से जो भी डाउट है आप पूछोगे, है ठीक ना। है सर। तो उसको प्रायोरिटी देंगे, मतलब हमारा शेड्यूल फॉलो करना, यानी 36 घंटे में ये एक साल का पूरा करना है, ये कोई हमारा मतलब ये सिर्फ एक मॉडल है, ये हमेशा रियलिटी में कन्वर्ट होएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कम से कम ये तो है ना कि हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारे ये और ये काम, मतलब अगर हमारे जेई नीट के क्वेश्चन हैं तो उसको डिस्कस करेंगे ही करेंगे, चाहे जितना भी टाइम लग रहा है तो लग रहा है, मतलब वो नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात। बट फिर भी आई विल गिव यू दैट लेसन प्लान, होपफुली इन 1 or 2 days। आई विल जस्ट फिनिश इट टुनाइट, रात को ही करता हूँ मैं आज उसको पूरा, और आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, फिर आप उसको देख लो और उसमें कुछ चेंजेस प्रपोज करना चाहते हो तो वो करो, और नहीं तो कोशिश करेंगे कि हम उस पर स्ट्रिक्टली फॉलो करके चले। नहीं तो क्या है ना, सिलेबस स्लो हो जाता है और फिर हम बहुत फार चले जाएंगे अपने टारगेट से, ऐसा हो जाता है। तो वो हमारे लिए एक प्रेशर रहेगा कि हाँ इसको हमने इतने टाइम में खत्म करना है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो हाँ सर। लेट मी सेंड यू द लेसन प्लान प्रेफरेबली बाय टुमारो, और टाइमिंग पे मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, और फिर कंटिन्यू करते हैं। आप अभी नोट्स रिवाइज करो और फिर कल मिलते हैं। ओके नेहा। तो ये जो आपने हाँ पढ़ाया बताओ। सर्कुलर मोशन, ये कौन से चैप्टर में से क्वेश्चंस मिलेंगे? क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो एचसीवी के सर्कुलर मोशन हैं, एग्जांपल्स। नहीं नहीं सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छा, पेपर में से। प्रीवियस ईयर में लॉज ऑफ मोशन, लेकिन फिर वही है कि आपको सर्कुलर वाले ढूंढने पड़ेंगे। तो मैं कहूंगा हाँ कि सर, लॉज ऑफ वही मोशन वही मैं ढूंढ रही थी, इसमें मुझे दिखे ही नहीं। अलग से नहीं है। लॉज ऑफ मोशन चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर कर लेना, मैं कहूंगा। तो इसके बाद ही हम लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन और वो सब करने वाले, उसको कवर करने के बाद फिर आप सारा प्रीवियस ईयर चैप्टर एक साथ ट्राई कर लेना, और फिर डाउट कभी भी पूछ लेना बीच में कि सर आज मैंने इतने क्वेश्चन केस में 2 डाउट है, आज मैंने इतने क्वेश्चन केस में 4 डाउट है। तो हर क्लास में 2-2, 4-4, 6-6 डाउट पूछ लेना, वो भी एक अच्छा मॉडल है। समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरह से ठीक है फिर नेहा, सी यू ठीक टुमारो, या हैव अ गुड डे, है, थैंक यू। बाय।